वेलकम इन द एथिक्स क्लास। आज का जो टॉपिक है, जो चर्चा है, वह भाग 2 एथिक्स की तैयारी कैसे करें। इसके पहले के क्लास में आपसे ये चर्चा की गई थी कि जब कोई एक विद्यार्थी एथिक्स की तैयारी में उतरता है तो उसे एक तो उसको आइडेंटिफाई करना होगा सिलेबस में जो की टर्म्स हैं, की पॉइंट्स हैं, पाठ्यक्रम की जो कुंजी है उस कुंजी को पहचानना। इसके साथ ही पाठ्यक्रम में आपको 3 बातें पढ़नी हैं। एक मूल्यों के बारे में, दूसरा व्यक्तित्व के बारे में और तीसरा क्या है, प्रशासन के बारे में। तो मूल्य, व्यक्तित्व और प्रशासन से संदर्भ में क्या है, चीजों को क्या है जानना है। तो इसमें मूल्यों में मानवीय मूल्यों को पढ़ना है, इसके साथ ही प्रशासनिक अधिकारी के लिए जो अपेक्षित मूल्य हैं उनको पढ़ना है, और एक प्रशासनिक संगठन के लिए जो अपेक्षित मूल्य होते हैं जैसे पारदर्शिता, उत्तरदायित्व, तो उनको भी पढ़ना है। व्यक्तित्व में आपको अभिक्षमता, अभिवृत्ति और संवेगात्मक बुद्धि, ये किसी भी व्यक्तित्व में अगर शामिल हैं, सिविल सेवा की अभिक्षमता शामिल है, एक सकारात्मक अभिवृत्ति, समस्या समाधान की अभिवृत्ति शामिल है। कुछ लोगों की मनोदशा समस्या बढ़ाने की होती है, कुछ लोगों की जो मनोदशा होती है वह समस्या को घटाने, रोकने की होती है। तो अधिकारी में जो मनोदशा होनी चाहिए वह समस्या को घटाने की, समस्या के समाधान की मनोवृत्ति या अभिवृत्ति क्या है, होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो दूसरा जो डायमेंशन है वो दूसरा डायमेंशन ये है। और तीसरा यहाँ पर जो पॉइंट है वह पॉइंट यहाँ पर ये जुड़ा हुआ है कि जो सिविल सेवा है, सिविल सेवा का जो कॉन्टेक्स्ट है उसमें आप प्रशासन में चीज़ों को कैसे अप्लाई करते हैं। तो पाठ्यक्रम को आप ध्यान से, बहुत ध्यान से, गौर से जो 8 टॉपिक हैं उनको देखेंगे तो इसमें आपको मूल्य, व्यक्तित्व और मूल्य का कैसे आप प्रशासन में अनुप्रयोग करेंगे ये बात आपको पढ़नी है। इसके साथ ही आपको ये पता होना चाहिए कि कुछ ऐसे एरियाज हैं जिन एरियाज पर एथिक्स में प्रश्न प्रायः पूछे जाते हैं, जैसे कानून और राजनीति, कानून और नैतिकता का जो आपसी संबंध है उस संबंध पर प्रश्न पूछे जाते हैं। कानून और नैतिकता के आपसी संबंध के अलावा राजनीति और नैतिकता का आपसी संबंध, राजनीति और प्रशासन का आपसी संबंध, राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय, नैतिकता और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का जो दायरा है वहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। नैतिकता और पर्यावरण से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। नैतिकता और अर्थशास्त्र से जुड़े हुए जो प्रोफेशनल एथिक्स के सवाल हैं, जो कॉर्पोरेट एथिक्स के सवाल हैं, बिजनेस एथिक्स के क्वेश्चंस हैं, वे क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। और इसके साथ ही एथिक्स और गवर्नेंस के जो मुद्दे हैं, एथिकल गवर्नेंस एक अवधारणा भी आ गई है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स, इंटरनेशनल एथिक्स, इसके साथ ही इन्वायरमेंटल एथिक्स, इसके साथ ही जो लॉ और मोरालिटी के बीच का तनाव होता है, इन सब पर प्रश्न आपसे जरूर पूछे जाते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स का यह क्या है, पार्ट रहा है। इसके साथ ही पाठ्यक्रम की कुंजी को पहचानने के साथ ही पाठ्यक्रम के जो इंपॉर्टेंट एरियाज हैं उन एरियाज को पहचानने के साथ ही ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आपको पाठ्यक्रम का सर्वाधिक प्रमुख टॉपिक कौन सा है ये भी आइडेंटिफाई करना होगा। तो आपके पाठ्यक्रम का जो सर्वाधिक प्रमुख टॉपिक है, इसका मतलब कि जो मैं ये आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं कि जो नीतिशास्त्र है, नीतिशास्त्र की जो तैयारी है, तो नीतिशास्त्र की तैयारी इसमें क्या है, जो भाग 2 है, इसमें भाग 2 में मैं आपसे ये डिस्कस करने जा रहा हूं कि जब हम लोग ये कहते हैं कि आपको पहचानना पड़ेगा, आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, तो आइडेंटिफाई करने में, पहचानने में चीजें क्या हैं, आइडेंटिफिकेशन से जुड़ी हुई चीजें क्या है, ये आपको क्या है ध्यान में रखना है। फिर इसके साथ ही आप में एक समझ होनी चाहिए। तो समझ वाले, अंडरस्टैंडिंग वाले पॉइंट्स क्या हैं, किन बातों पर आपको एक पुख्ता समझ डेवलप करनी है, इस बात को भी आपको क्या है देखना है। अंडरस्टैंडिंग के जो जुड़े हुए पॉइंट हैं। फिर इसके साथ ही आपको एक विकास या आपके भीतर एक योग्यता का विकास भी होना चाहिए। एबिलिटी का जो डेवलपमेंट है वह डेवलपमेंट भी क्या है, वह क्या भी होना चाहिए। तो आपके भीतर एबिलिटीज
और कुछ चीजों से आपको बचना भी है, अवॉइड भी करना है। तो ये 4 मूल मंत्र हैं जिन मंत्रों को आपको बताया जा रहा है। जहां तक पहचानने की बात है तो यहां पर मैंने आपसे ये बताया था कि सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप पाठ्यक्रम को पहचानें। पाठ्यक्रम में यहां पर आप देखेंगे कि मूल्य क्या है, मूल्य के साथ साथ व्यक्तित्व क्या है, मूल्य, व्यक्तित्व और इसके साथ ही क्या है, प्रशासन। ये तीनों जो चीजें हैं, ये तीनों चीजें आपको क्या है, पहचानना पड़ेगा कि आपको इस पूरे पाठ्यक्रम में मूल्यों से संबंधित बात है, व्यक्तित्व से जुड़ी हुई बात है और इसके साथ ही प्रशासन से जुड़ी हुई क्या है, चीज है। दूसरी बात यहां पर है कि पाठ्यक्रम को पहचानने के साथ साथ ये है, इसको कहा जा सकता है कि पाठ्यक्रम की जो कुंजी है उस कुंजी को पहचानना। फिर इसके साथ ही मैंने आपको बताया था कि 8 प्रमुख क्षेत्र हैं जहां से सवाल पूछे ही पूछे जाते हैं। तो वो 8 प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं? जैसे उसमें सर्वाधिक प्रमुख क्षेत्र है कानून और नैतिकता का, लॉ एंड मोरलिटी का। तो 8 प्रमुख क्षेत्रों को क्या है, पहचानना। और इन 8 प्रमुख क्षेत्रों को पहचानने के साथ साथ जो 8 प्रमुख क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों को पहचानने के साथ साथ यहां पर जो है दूसरा जो एरिया है या तीसरा जो पॉइंट है, वह पॉइंट यहां पर यह है कि क्या आप पाठ्यक्रम के सर्वाधिक प्रमुख टॉपिक की पहचान करते हैं। जैसे कल पेपर है, आज मेरे पास 2 घंटे का 4 घंटे का समय है, तो मैं ऐसा कौन सा टॉपिक है जो जरूर रिवीजन करके जाना चाहूंगा। इसका मतलब कि आपको सर्वाधिक जो प्रमुख टॉपिक है, यह सर्वाधिक प्रमुख टॉपिक जो है इसकी पहचान क्या है, होनी चाहिए। हालांकि यूपीपीसीएस में नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्या है, ज्यादा हो जाते हैं क्योंकि छोटे छोटे प्रश्न भी खूब आते हैं और केस स्टडी के मार्क्स आईएएस की तुलना में कम हैं। आईएएस में 125-130 मार्क्स की केस स्टडी आ जाती है। तो ऐसी स्थिति में जो बचे हुए 125 मार्क्स में जो थ्योरी के क्वेश्चंस होते हैं वो थ्योरी के क्वेश्चंस लिमिटेड हो जाते हैं। लेकिन पीसीएस में जो केस स्टडी है 200 अंक में, उसमें केवल और केवल 32 अंक की केस स्टडी पूछी जाती है। तो ये जो 32 अंक की केस स्टडी है, तो एक तो सैद्धांतिक जो टॉपिक है उनका जो दायरा होता है, वो दायरा क्या होता है, बहुत क्या होता है, बढ़ जाता है। एक तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। सैद्धांतिक टॉपिक का दायरा बढ़ने के साथ साथ जो 8 टॉपिक हैं, तो जैसे नीतिशास्त्र और मानवीय मूल्य का टॉपिक, अभिवृत्ति का टॉपिक, अभिक्षमता और सिविल सेवाओं के लिए अभिक्षमता और सिविल सेवाओं के लिए बुनियादी मूल्य का टॉपिक, संवेगात्मक बुद्धि का टॉपिक, योगदान का टॉपिक, जो योगदान का जो टॉपिक है, प्रशासनिक नीतिशास्त्र का जो टॉपिक है, और इसके साथ ही सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी, प्रॉबिटी इन पब्लिक लाइफ का जो टॉपिक है, और केस स्टडी का जो टॉपिक है। 8 टॉपिक्स हैं। ये जो 8 टॉपिक्स हैं, तो इसमें आप देखेंगे कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जहां से एक प्रश्न अनिवार्य तौर पर पूछा जाएगा वह है फाउंडेशनल वैल्यूज फॉर सिविल सर्विसेज। यहां पर हम लोग ये कहेंगे कि यह सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, टॉपिक है। फाउंडेशनल वैल्यूज फॉर सिविल सर्विसेज। सिविल सेवा के लिए जो सिविल सेवा है, तो सिविल सेवा के लिए जो बुनियादी जो मूल्य हैं, ये बुनियादी मूल्य का जो टॉपिक है, ये टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट है। और आईएएस और पीसीएस की तैयारी, आईएएस में तो जो ये टॉपिक है इससे कम से कम 50 अंक के सवाल आते हैं। पीसीएस में सवाल कम होते हैं लेकिन सवाल जरूर पूछे जाएंगे, और वो सवाल जो हैं इस टॉपिक में किसी न किसी वैल्यूज से रिलेटेड होंगे। यहां पर एक और इंपॉर्टेंट बात है कि जब आप नीतिशास्त्र की तैयारी करते हैं, तो नीतिशास्त्र की तैयारी में ये बात आपको बहुत स्पष्ट होगी कि आपको मूल्यों के बारे में क्या है, पढ़ना है। नीतिशास्त्र की तैयारी में
आपको क्या है, मूल्यों से जुड़ी हुई, मूल्यों पर तैयारी करना है, मूल्यों पर अध्ययन करना है, वैल्यूज को अच्छे से जानना है। मूल्यों पर जो अध्ययन करना है, तो जैसा मैंने कहा कि आपको 3 तरीके से मूल्यों को क्या है पढ़ना है। एक, आपको क्या है, एक इंसान के रूप में, एक व्यक्ति के रूप में जिन मूल्यों की जरूरत होती है, एक इंसान के रूप में जो मूल्य हैं, उन मूल्यों का क्या है अध्ययन करना है, एक इंसान के रूप में जो मूल्य हैं। दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात है, वह बात यहां पर एक इंसान के रूप में जो मूल्य हैं, उन मूल्यों के अलावा यहां पर जो दूसरा यहां पर पॉइंट है, जो दूसरी जो चीज है, वह चीज यहां पर यह है कि एक प्रशासनिक अधिकारी या एक सिविल सेवा अधिकारी के लिए, एक सिविल सेवक के लिए जो अपेक्षित जो मूल्य हैं, उन मूल्यों को भी आपको जानना है। सिविल सेवक के लिए जो अपेक्षित मूल्य हैं, जो वांछनीय मूल्य हैं, उनको भी जानना है। और इसके साथ ही सिविल सेवा या प्रशासनिक जो संगठन है, उस प्रशासनिक संगठन के लिए, जो प्रशासनिक जो संगठन है, उस प्रशासनिक संगठन के लिए जो अपेक्षित मूल्य है, उस अपेक्षित मूल्य को भी क्या है आपको जानना है। सिविल सेवा या प्रशासनिक संगठन के लिए जो अपेक्षित मूल्य है। अब इसको आप समझें कि यहां पर मैं क्या बात कह रहा हूं। अगर सच्चाई और ईमानदारी की मैं बात करता हूं, तो सच्चाई और ईमानदारी तो सबके लिए जरूरी है। यहां इसका मतलब यह है कि सत्यवादिता, इसके साथ ही अगर मैं एक मानवीय करुणा की बात करूं, अगर मैं सहिष्णुता की बात करूं, तो सत्यवादिता, करुणा, सहिष्णुता, ईमानदारी, ये एक व्यक्ति के रूप में, एक इंसान के रूप में क्या है, हमें क्या है आवश्यक है। और इसके साथ ही एक सिविल सेवक के लिए जो अपेक्षित मूल्य हैं, एक सिविल सेवक के लिए जो अपेक्षित मूल्य हैं, उन अपेक्षित मूल्यों के संदर्भ में भी क्या है, हमें कुछ चीजों की आवश्यकता है। तो सिविल सेवक के लिए जो अपेक्षित मूल्य हैं, इसमें जो प्रशासनिक अधिकारी के लिए जो नोलन समिति ने जो मूल्य बताए, या जो आपका जो टॉपिक है फाउंडेशनल वैल्यूज फॉर सिविल सर्विसेज, जैसे सत्यनिष्ठा की जीवन में आवश्यकता, दरअसल निजी जीवन में जो आवश्यकता है वह आवश्यकता होती है, लेकिन सत्यनिष्ठा के बगैर भी निजी जीवन कई बार चल जाता है। लोग अपनी निजी जिंदगी में गद्दारी करते हैं, धोखा देते हैं, बेईमानी करते हैं, तो वो किसी चीज के लिए निष्ठावान नहीं, किसी व्यक्ति के लिए निष्ठावान नहीं है, तो निजी जिंदगी तो चल जाती है। लेकिन सार्वजनिक जीवन में सत्यनिष्ठा का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। और कई बार हम लोग ये व्यवहारिक तौर पर इस बात को महसूस करते हैं, देखते हैं कि कोई रुपए पैसे की, अगर कोई रिश्वतखोरी करता है, रुपए पैसे के मामले में चोरी करता है, तो उससे बड़ा गुनाह हम लोग मानते हैं अगर कोई गद्दारी करता है। और देश के साथ गद्दारी, प्रशासन के साथ गद्दारी, ये बहुत बड़ा जुर्म, बहुत बड़ा गुनाह माना जाता है। कई बार ये गद्दारियां कानून के निगाह में, कानून की नज़र में ये जो गद्दारियां होती हैं, ये गद्दारियां क्या है पकड़ी नहीं जाती हैं। कानून की निगाह में, कानून के नज़र में ये जो गद्दारी है, ये गद्दारी क्या है पकड़ी नहीं जाती है। एक सिविल सेवक के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग यहां पर बात करें, तो सिविल सेवक के पॉइंट ऑफ व्यू से दरअसल सत्यनिष्ठा, कमजोर वर्गों के प्रति करुणा, इम्पार्शियलिटी एंड नॉन पार्टीजनशिप, इम्पार्शियलिटी, ऑब्जेक्टिविटी, इसके साथ ही लीडरशिप, ये सब एक सिविल सेवक के लिए अपेक्षित मूल्य हैं। और ये जो पूरा टॉपिक है, ये टॉपिक आपके लिए क्या है सबसे इंपॉर्टेंट है। यह जो टॉपिक है, यह टॉपिक क्या है आपके लिए सबसे क्या है इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सत्यनिष्ठा के संदर्भ में आप यहां पर इस बात को देखेंगे कि सबसे, और ये टॉपिक फाउंडेशनल वैल्यूज फॉर सिविल सर्विसेज के रूप में है।
यहां से एक प्रश्न आपको जरूर आता है। तो एक तो है कि पहली बात तो है कि मूल्यों का त्रिस्तरीय अध्ययन, फाउंडेशनल वैल्यूज फॉर जो सिविल सर्विसेज है, ये सिविल सर्विसेज का जो टॉपिक है, ये टॉपिक क्या है, आपको क्या है लेना है, फाउंडेशनल वैल्यूज फॉर सिविल सर्विसेज। दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह है कि एक सिविल सेवा या एक प्रशासनिक संगठन के लिए जो अपेक्षित जो मूल्य हैं, जो अपेक्षित जो मूल्य हैं, उन अपेक्षित मूल्यों के संदर्भ में क्या है, अगर हम लोग यहां पर बात को देखें तो जैसे अगर मैं ये कहूं कि पारदर्शिता है, तो पारदर्शिता जो है वो एक व्यक्ति के संदर्भ में हम बात करते हैं, लेकिन उसका इतना इंपॉर्टेंस नहीं होता। जैसे कई बार हम कुछ चीजों को लोगों से बताना चाहते हैं और कुछ चीजों से नहीं बताना चाहते। यहां पर हर चीज पारदर्शी तरीके से हम दूसरे व्यक्ति से क्या है, हर चीज पारदर्शी तरीके से दूसरे व्यक्ति से क्या है, शेयर नहीं करते। तो पारदर्शिता जो है सिविल सेवा के संदर्भ में अगर संगठन के रूप में देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू है। व्यक्ति के संदर्भ में शायद हम पारदर्शिता की उम्मीद हर जगह नहीं कर सकते, निजी संबंधों में हम इतना बल नहीं देते हैं। और मैक्स वेबर कहा करते थे कि जो वैयक्तिक जो नीतिशास्त्र होता है और जो सार्वजनिक नीतिशास्त्र होता है, तो वैयक्तिक नीतिशास्त्र और सार्वजनिक नीतिशास्त्र के बीच में क्या होता है, फर्क होता है। वैयक्तिक नीतिशास्त्र जो होता है एथिक ऑफ कन्विक्शन होता है, उसमें हमारे इरादों की जो नैतिकता होती है, वो इरादों की नैतिकता को क्या है देखा जाता है। लेकिन जो सार्वजनिक जो नीतिशास्त्र होता है, वह सार्वजनिक नीतिशास्त्र जो होता है वो एथिक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वह क्या है उत्तरदायित्व की क्या है नैतिकता क्या है होती है। तो इरादों की नैतिकता और उत्तरदायित्व की नैतिकता, सिविल सेवा के संगठन के लिए भी कुछ अपेक्षित मूल्य हैं और ये जो मूल्य हैं इनको भी आपको पढ़ना है। ये आपको एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स या जब हम प्रोबिटी की बात करते हैं, जैसे हम कहते हैं कि नैतिक जीवन में या प्रशासन में मूल्यों की बहुत गिरावट हुई है, भ्रष्टाचार क्या है प्रशासन के संदर्भ में है, तो यहां पर सिविल सेवा या प्रशासनिक संगठन के लिए जो अपेक्षित मूल्य हैं, उन अपेक्षित मूल्यों के संदर्भ में ये बात क्या होती है। तो यहां पर नीति शास्त्र की तैयारी के संदर्भ में यहां पर अगर हम लोग देखें तो मूल्यों पर जो अध्ययन है, उस अध्ययन के कॉन्टेक्स्ट को अगर हम लोग यहां पर देखा जाए तो वो कॉन्टेक्स्ट क्या है, यहां पर बिल्कुल क्या है अलग है। इसलिए जब हम लोग क्या है नीतिशास्त्र की तैयारी करते हैं तो एक इंसान के रूप में मूल्य मतलब मानवीय मूल्य, फाउंडेशनल वैल्यूज फॉर सिविल सर्विसेज और एडमिनिस्ट्रेटिव वैल्यूज, तीनों को क्या है तैयार करना है। अब आपको क्या है अगर क्रम वाइज क्या है कि सबसे पहली बात जो आपके लिए इंपॉर्टेंस क्या है रखती है, उस बात को आप समझें। सबसे पहला जो पॉइंट है उस पहले पॉइंट को आप रखें कि सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण टॉपिक है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो चैप्टर है वह क्या है, सिविल सेवा के लिए बुनियादी जो मूल्य है, फाउंडेशनल वैल्यूज वाला जो टॉपिक है, वह टॉपिक सबसे क्या है इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात यहां पर यह ध्यान में रखना है कि आपको केवल फाउंडेशनल वैल्यूज ही तैयार नहीं करना है, बल्कि तीनों प्रकार के जो मूल्य हैं, उन मूल्यों को, तीनों प्रकार के मूल्यों की तैयारी आपको क्या है करनी है। तीनों प्रकार के जो मूल्यों की जो तैयारी है, यह तैयारी आपको करनी है। तीसरी इंपॉर्टेंट जो बात है, वह इंपॉर्टेंट बात यहां पर तीनों प्रकार के मूल्यों के साथ साथ यहां पर एक तीसरी जो इंपॉर्टेंट बात है, वह बात यहां पर फाउंडेशनल वैल्यूज और तीनों प्रकार के मूल्यों के अलावा यह भी है कि कई बार क्या होता है कि मूल्य की अवधारणा पर प्रश्न आपसे पूछा जाता है। जैसे कि ईमानदारी से आप क्या समझते हैं, सत्यनिष्ठा से आप क्या समझते हैं। तो आपको 20-25 शब्द में, मैक्सिमम 50 शब्द में या 3-4 जो डिफिनीशंस हैं, उन डिफिनीशंस को न केवल याद रखना होगा बल्कि उनको विश्लेषित करके लिखने की भी क्षमता आपके पास क्या होनी चाहिए। चौथी इंपॉर्टेंट बात यह है कि मूल्यों पर लिखना आसान नहीं होगा क्योंकि मूल्य अमूर्त होते हैं।
मूल्य मूर्त चीजें नहीं है। मूल्य कोई कुर्सी, मेज, कैमरा नहीं है कि आप मूल्यों को डिस्क्राइब कर पाएंगे। मूल्यों को लिखना आसान नहीं होगा। इसलिए मूल्यों की जो परिभाषा, जैसे आपसे पूछा जाए कि प्रशासनिक जीवन में ईमानदारी क्या है, ईमानदारी को परिभाषित कीजिए, तो आप ईमानदारी के उदाहरण आसानी से दे पाएंगे, लेकिन ईमानदारी को परिभाषित करना आसान नहीं होगा। आपको ये बताना पड़ेगा कि निजी हितों का खुलासा करना ईमानदारी है। तो यहां पर क्या है कि आपको क्या है, मूल्यों को परिभाषित करने की जो प्रवृत्ति है, मूल्यों को जो परिभाषित करने की जो प्रवृत्ति है, वह प्रवृत्ति भी आपके भीतर क्या है, होनी चाहिए। मूल्यों को परिभाषित करना, मूल्यों को परिभाषित करने की जो प्रवृत्ति है, उस प्रवृत्ति के अलावा यहां पर यह इस बात को भी आप देखें, मूल्यों को जो परिभाषित करने की जो प्रवृत्ति है, उस पर आधारित प्रश्नों के अलावा आप मूल्यों को उदाहरण से जोड़ पाए। उदाहरण देना बहुत जरूरी है। जैसे यहां पर एक उदाहरण से उदाहरण देने की विशेषता को आप समझें कि आपके पाठ्यक्रम में टॉपिक है मूल्यों के विकास में परिवार का योगदान, परिवार की भूमिका। मैंने यहां पर उदाहरण लिया कि हमारे पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम साहब अपनी मां से बहुत प्रभावित थे। अपने परिवार से उन्होंने बहुत सारी बातें क्या है सीखी, और इस प्रभाव को हम लोग ऐसे देख सकते हैं, इस प्रभाव को हम लोग ऐसे क्या है देख सकते हैं कि एक बार घर में खाना खाते समय उनकी माँ के हिस्से की रोटियां भी, एपीजे अब्दुल कलाम बहुत छोटे थे, बचपन था उनका, उसमें वो अपने माँ के हिस्से की भी रोटियां ज़्यादा भूख लगने पर वे खा गए। उनके भाई ने उन्हें बाहर बुलाया खाना खाने के बाद। उन्होंने कहा कि कलाम, तुमने माँ के हिस्से की भी रोटियां खा ली, घर की हालत अभी ठीक नहीं है, थोड़ा जिम्मेदारी समझो। एक बड़े भाई की ये सीख है कि छोटे भाई थोड़ा जिम्मेदार बनो। इस तरह से एक बच्चे कलाम में उनके अपेक्षाकृत युवा या किशोर भाई ने एक वैल्यू क्या किया, इनकलकेट किया, जिम्मेदारी का। इमली के सूखे हुए दाने वन से लाकर, आसपास के फॉरेस्ट से लाकर, कलाम उसको बेचकर अखबार को स्टेशन के, अखबार का बंडल चलती ट्रेन से फेंके जाने के बाद स्टेशन से उठाकर उन्होंने क्या है अपने परिवार को सपोर्ट करते हुए पढ़ाई की। और लिखते भी हैं कि चूंकि वे बाहर जाकर कुछ पैसा कमा लेते थे, इसलिए परिवार में थोड़ी उनकी इज्जत भी क्या थी, ज़्यादा थी। आप ये सोच कर देखें कि भारत में बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपनी गरीबी के से पैदा हुए अभावों का रोना रोते रहते हैं। कलाम ने कभी रोना नहीं रोया। कलाम जो थे उन्होंने कभी भी इस बात को क्या है, इस बात का रोना उन्होंने कभी भी नहीं रोया कि गरीबी जो है वो क्या है थी, इसलिए पढ़ाई। जब उनका मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एडमिशन हुआ तो कलाम के पास फीस जमा करने के लिए पैसे नहीं थे, और कलाम के बहन का जो जेवर था वो जेवर गिरवी रखा गया और उससे कलाम ने पढ़ाई। तो उनके आंखों में आंसू था कि बहन का जो जेवर है वो गिरवी रखा जा रहा है, लेकिन उसकी वैल्यू भी उन्होंने समझी। दरअसल जेवर एक वैल्यूएबल चीज है, लेकिन वो मटेरियल वैल्यू है, और जेवर रखकर गिरवी शिक्षा प्राप्त करना, ये मटेरियल वैल्यू पर एजुकेशनल वैल्यू को इंपॉर्टेंस देना है। तो जब एक परिवार में इस तरह के निर्णय लिए जाते हैं तो बच्चे के ऊपर भी उसका प्रभाव पड़ता है। तो आपको इससे ये समझना होगा कि आपके पास कुछ अच्छे उदाहरण भी होने चाहिए, जिससे कई बार इस तरह के प्रश्न का आप उत्तर दे सकें कि मूल्यों की अवधारणा को, जो मूल्य हैं, उन मूल्यों की अवधारणा को आप उदाहरण के साथ क्या है स्पष्ट कीजिए। जो वैल्यूज हैं उन वैल्यूज की अवधारणा को उदाहरण के साथ क्या है स्पष्ट कीजिए। तो मूल्यों को परिभाषित करने के संदर्भ में, मूल्यों को डिफाइन करने के संदर्भ में यहां पर क्या है कि आप क्या है इसको देखेंगे, उदाहरण को याद रखना बहुत जरूरी है।
क्योंकि अमूर्त जो चीजें होती हैं वो उदाहरणों से क्या होती हैं, स्पष्ट हो जाती हैं। तो पांचवी बात ध्यान में रखना है कि मूल्यों की तैयारी में उदाहरण के साथ उदाहरणों को ध्यान में रखना है। और एक मूल्यों की तैयारी के संदर्भ में जो सबसे इंपॉर्टेंट या सबसे जो कठिन प्रकार के प्रश्न होते हैं, उन प्रश्नों को भी यहां पर मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, जब एक वैल्यू पर प्रश्न पूछा जाएगा तो आपके लिए मुश्किल नहीं होगा, लेकिन जब दो वैल्यूज पर प्रश्न पूछे जाएंगे तो आपको सवाल मुश्किल लगेगा। जैसे कि असत्य भी सत्य का स्थान ले लेता है अगर वह मानव कल्याण के साथ जुड़ जाए। अब तिरुवल्लुर में ये जो कथन है, ये कथन आईएएस में पूछा गया। इस कथन में कुल मिलाकर क्या है, आप देखेंगे कि दो मूल्यों के आपसी संबंध पर प्रश्न है। जो दो मूल्यों के आपसी संबंध पर प्रश्न है कि अगर सच्चाई और भलाई दोनों में टकराव हो और सच्चाई का साथ छोड़ना हो तो इंसान को भलाई का साथ पकड़ लेना चाहिए। भलाई का जो मूल्य है उस मूल्य को क्या है, आप उसको क्या है, स्वीकार कर लेना चाहिए। तो दो मूल्यों के आपसी संबंध पर क्या है, जो दो मूल्य हैं उन दो मूल्यों के आपसी संबंध पर इसमें क्या है, बात की गई है, सच्चाई और भलाई। इसी तरह से कई बार आपसे यह प्रश्न पूछा जाता है कि ज्ञान के बिना जो सत्यनिष्ठा है वह खोखली है और सत्यनिष्ठा के बिना ज्ञान जो है वह क्या है, दिशाहीन है, खतरनाक है, भयानक है। ज्ञान सत्यनिष्ठा की विषय वस्तु है और सत्यनिष्ठा ज्ञान की दिशा है। ज्ञान आपके पास हो लेकिन किस लक्ष्य के लिए उसका ज्ञान का उपयोग करना है अगर आपके पास ना हो तो इसका मतलब उस ज्ञान का आप निजी हित में दुरुपयोग भी कर सकते हैं। इसलिए ज्ञान के साथ सत्यनिष्ठा भी होनी चाहिए। अब आईएएस में सवाल पूछा गया तो ये वैल्यू और ये नॉलेज और इंटीग्रिटी के इंटर रिलेशन पर क्वेश्चन है। तो मूल्यों पर इसी तरह से कि यदि किसी सरकारी ऑफिस में आप यदि किसी कार्यालय में आप किसी व्यक्ति की नियुक्ति करते हैं तो आपको तीन बातों को देखना चाहिए। आपको एक बात तो वहां पर यह देखनी चाहिए कि उसमें सत्यनिष्ठा है कि नहीं है। एक दूसरी बात वहां पर यह देखनी चाहिए कि उसमें सत्यनिष्ठा के अलावा और चीजें क्या है, जो और बातें हैं, जैसे वह परिश्रमी है, ईमानदार है। लेकिन इन तीनों में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सत्यनिष्ठा है। इसलिए एथिक्स की तैयारी करने में सर्वाधिक इंपॉर्टेंट टॉपिक फाउंडेशनल वैल्यूज फॉर सिविल सर्विसेज है। यहां से प्रश्न अवश्य पूछे जाएंगे। एडमिनिस्ट्रेशन में दरअसल एक अधिकारी के संदर्भ में ये बात क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है। फिर आपको तीन प्रकार के मूल्यों की क्या है, तैयारी करना है। फिर इसके साथ ही मूल्य की अवधारणा को समझना है और मूल्य की अवधारणा को आपको समझना आसान नहीं होगा क्योंकि अमूर्त चीजें हैं। मूल्यों को परिभाषित करने के लिए आपको बहुत गौर करना पड़ेगा, पहले से ही परिभाषा दिमाग में रखनी होगी। जैसे 2013 आईएएस में प्रश्न पूछा गया और फिर यूपीपीसीएस में प्रश्न रिपीट किया गया कि मूल्यों और नीतिशास्त्र से आप क्या समझते हैं। मैंने पिछले भी क्लास में ये बात बताई थी कि व्यक्ति के आदर्श व्यवहारों के संबंध में जो स्थायी विश्वास होते हैं वह अस्थायी विश्वास क्या होते हैं, मूल्य होते हैं। तो मूल्यों को परिभाषित करने की जो प्रवृत्ति है वह प्रवृत्ति क्या है, यहाँ पर ध्यान में रखना है। फिर मूल्यों की जो तैयारी है उस तैयारी को उदाहरणों से क्या है, आपको जोड़ना है और दो मूल्यों के आपसी संबंध पर भी आपको तैयार रहना है। तो ये 5-6 बातें आपको गौर कर दी हैं। फिर इसके साथ ही यहाँ पर जो मैंने आपसे कहा कि यह जो टॉपिक है, इस टॉपिक में एक तो आइडेंटिफाई आप कर ले जाएं कि आपको करना क्या है। दूसरा, आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या होनी चाहिए। अंडरस्टैंडिंग किस बात पर होनी चाहिए, तो इथिकल प्रिंसिपल्स के अप्लाइड पार्ट पर आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या होनी चाहिए। सिद्धांतों की
जो अनुप्रयोगात्मक जो समझ है उस समझ पर आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो यहां पर बात यह है कि अगर नीति शास्त्र की तैयारी में मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आपको क्या है, नीति शास्त्र की तैयारी के लिए आप में एक समझ विकसित होनी चाहिए, तो ये भी बात है कि ये समझ किस तरह की होनी चाहिए। एक समझ विकसित करना है, समझ किस बात पर विकसित करना है, तो समझ आपको विकसित करना है नीति शास्त्रीय सिद्धांतों की अनुप्रयोगात्मक समझ। नीति शास्त्र के जो सिद्धांत हैं उन सिद्धांत, नीति शास्त्र के जो सिद्धांत हैं उन सिद्धांतों की जो अनुप्रयोगात्मक जो समझ है, अनुप्रयोगात्मक जो समझ है, उस समझ को क्या है, आपको क्या है ध्यान में रखना है। जो एप्लीकेशन वाली जो अंडरस्टैंडिंग है, उस एप्लीकेशन वाली अंडरस्टैंडिंग को क्या है ध्यान में रखना है। दूसरी बात यहां पर है कि सिद्धांतों के अलावा जो दार्शनिक हैं, जो विचारक हैं, दार्शनिक और विचारकों के भी जो सिद्धांत हैं उन सिद्धांतों की समझ क्या है आपको होनी चाहिए, समझ क्या है होनी चाहिए। और तीसरी बात यह है कि कुछ कानूनों की भी आपके पास समझ होनी चाहिए, एक कानूनी समझ भी होनी चाहिए, एक लीगल अवेयरनेस भी क्या होना चाहिए। नीति शास्त्र के जो सिद्धांत हैं उन सिद्धांतों की जो अनुप्रयोगात्मक जो समझ है, नीति शास्त्र के सिद्धांतों की जो अनुप्रयोगात्मक समझ है, तो यहां पर जब मैं आपसे ये कहता हूं तो इसका मतलब क्या है। देखिए कि एक प्रशासनिक जो अधिकारी है, इस अधिकारी को जनहित के उद्देश्य के अनुसार जो पब्लिक इंटरेस्ट है, पब्लिक इंटरेस्ट के उद्देश्य के अनुसार क्या है निर्णय क्या है लेना है। जनहित के उद्देश्य के अनुसार क्या है यहां पर क्या है निर्णय क्या है लेना है। जो पब्लिक इंटरेस्ट है वो पब्लिक इंटरेस्ट क्या है, यह 4 प्रकार का क्या है होता है। पब्लिक इंटरेस्ट जो है वह 4 प्रकार का होता है। पब्लिक इंटरेस्ट की एक जो समझ है वह क्या है, वह अंतः प्रज्ञात्मक आधार पर होती है, इंट्यूटिव अंतः प्रज्ञात्मक सिद्धांत है। पब्लिक इंटरेस्ट की एक समझ जो होती है वह उपयोगितावाद के आधार पर होती है। पब्लिक इंटरेस्ट की एक अन्य समझ जो है वो पूर्णतावाद के नैतिक सिद्धांत के आधार पर होती है। और पब्लिक इंटरेस्ट की एक समझ न्याय या सामाजिक न्याय के सिद्धांत के अनुसार होती है। इसे आप एक उदाहरण से समझिए। एक ऑफिस में 1000 लोग, एक कंपनी में 1000 लोग काम करते हैं। कंपनी कोरोना के महामारी आने के बाद घाटे में चल रही है। कंपनी के निदेशक मंडल की बैठक होती है। उस बैठक में कहा जाता है कि अगर 250 लोगों को निकाल दिया जाए तो ये कंपनी 750 लोगों के साथ क्या है प्रॉफिट में आ जाएगी। उपयोगितावाद का सिद्धांत कहेगा कि 750 व्यक्तियों के अधिकतम हित के लिए 250 व्यक्तियों के हितों की कुर्बानी कह ली जा सकती है। इसलिए उपयोगितावाद जो है वह किसी कंपनी में कर्मचारियों की जो छटनी होगी, कर्मचारियों की जो छटनी है उस छटनी का क्या करेगा, समर्थन करेगा। यहां पर वो इसको पब्लिक इंटरेस्ट के रूप में क्या है परिभाषित करेगा। अब बेंथम और मिल के उपयोगितावाद के सिद्धांत को, अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम हित के सिद्धांत को आप सभी पढ़ते हैं। लेकिन मुद्दा यह है कि जब एथिक्स के पेपर में कोई केस स्टडी आती है या जब एथिक्स के पेपर में कोई प्रश्न आता है तो आप इस सिद्धांत का प्रयोग करके व्यवहारिक निष्कर्ष निकाल पाते हैं या नहीं निकाल पाते हैं, ये एक बहुत बड़ा क्या है मुद्दा होगा। तो कंपनी के कर्मचारियों की छटनी के का जो निर्णय है, यह निर्णय क्या है, यह निर्णय जनहित में है, यह निर्णय पब्लिक इंटरेस्ट में है,
ये बात उपयोगितावाद में क्या है कही गई उपयोग। लेकिन अगर हम लोग न्याय के आधार पर इसका फैसला करें तो न्याय का सिद्धांत ये कहता है कि एक व्यक्ति का अधिकार भी क्या है बहुत महत्वपूर्ण है, और एक व्यक्ति के अधिकार का भी हनन होना जनहित के क्या है विरुद्ध है। इसलिए कंपनी में छटनी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। कंपनी में छटनी का निर्णय बिल्कुल क्या है गलत है। अब जनहित का एक सिद्धांत कहता है कि कंपनी में छटनी ठीक है, जनहित का दूसरा सिद्धांत कहता है कि जो कंपनी है उस कंपनी में छटनी नहीं होनी चाहिए। जनहित का जो दूसरा सिद्धांत है वह न्याय का सिद्धांत है, और जनहित का पहला जो सिद्धांत है वह उपयोगितावादी सिद्धांत है। इसलिए जब तक एथिक्स पढ़ने वाले विद्यार्थी को व्यवहारिक इन चार जनहित के चार प्रमुख नीतिशास्त्रीय सिद्धांतों के आधार पर कैसे निर्णय प्रभावित होते हैं, कैसे निर्णय लिए जाते हैं, निर्णयों पर इनका क्या असर होता है, ये सभी चीजें जब तक आप नहीं पढ़ते हैं तब तक क्या है आपको आप इसमें अच्छा कंफर्टेबल होने के साथ नहीं कर पाएंगे। ये बात क्या है बहुत क्या है महत्वपूर्ण है। तो जनहित के संदर्भ में अंतःप्रज्ञात्मक सिद्धांत, इसके साथ उपयोगितावाद, पूर्णतावाद, न्याय का सिद्धांत, ये सब क्या है ये इससे क्या है जुड़ा हुआ है। अब आगे इन सिद्धांतों पर जैसे अंतःप्रज्ञावाद ये कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति के भीतर एक मानसिक क्षमता होती है जो उसे सही गलत का, अच्छे बुरे का क्या है बोध कराती है। जैसे एक कलेक्टर है, कोई कप्तान है, एसएसपी है, एसपी है, तो सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट है और कोई कलेक्टर है, तो आप ये पाएंगे कि उसको कई ऐसे फैसले लेने होते हैं जो किसी भी कॉपी बुक में जिनके बारे में कुछ नहीं बताया गया है, कहीं किसी कोड ऑफ कंडक्ट में उसकी चर्चा नहीं है, या कोई भी पूर्व अधिकारी अपने अनुभव से भी नहीं बता सकता क्योंकि पहली स्थिति है। जैसे कोरोना महामारी जब आई थी तो बहुत से कलेक्टर और बहुत से कप्तानों को अपने हिसाब से क्या है निर्णय क्या है लेना है। तो अंतःप्रज्ञात्मक, उपयोगितावाद, फिर इसके साथ ही पूर्णतावाद, परफेक्शनिज्म, जो परफेक्शनिज्म का जो सिद्धांत है वह परफेक्शनिज्म का सिद्धांत भी क्या है रखना है। फिर इसके साथ ही क्या है न्याय के संदर्भ में भी चीजें हैं। परफेक्शनिज्म का सिद्धांत कहता है कि अगर किसी बच्चे को शिक्षा का अधिकार दिया गया है तो वह अधिकार क्या है क्रियान्वित होना चाहिए, उस अधिकार को क्या है हमें क्रियान्वित क्या है करना है। तो इस तरह से पूर्णतावाद का जो सिद्धांत है, पूर्णतावाद का सिद्धांत इस संदर्भ में क्या है बहुत क्या है महत्वपूर्ण है। तो नीतिशास्त्रीय जो सिद्धांत हैं उन सिद्धांतों की अनुप्रयोगात्मक जो समझ है, वह अनुप्रयोगात्मक समझ क्या है, वह क्या है इंपॉर्टेंट क्या होती है। फिर इसके साथ ही आप ये भी देखेंगे कि जो ये सिद्धांत हैं इन सिद्धांतों के साथ ही विचारकों और दार्शनिकों के योगदान पर भी आपको क्या है तैयारी करनी है। जैसे मैंने आपसे कहा कि समझ का जो दायरा है वो समझ का जो दायरा 3 क्षेत्रों में होना चाहिए। तो यहां पर सिद्धांतों की एक एप्लीकेशन बेस्ड अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। विश्व के जो विचारक हैं, जो दार्शनिक हैं, उन दार्शनिकों विचारकों के सिद्धांतों और उनसे जो योगदान है उन योगदानों की भी समझ होनी चाहिए। यहां पर पश्चिमी जो विचारक हैं, चाहे वो प्लेटो हो, सुकरात हो, प्लेटो हैं, अरस्तु हैं, या इसी तरह से बेंथम हैं, जेएस मिल हैं, सिजविक हैं, सिंगर हैं, टीएच ग्रीन हैं, ब्रैडले हैं, हेगल हैं, और सबसे महत्वपूर्ण कांट हैं। इनकी समझ भारत में जो औपनिषदिक जो नीतिशास्त्र रहा, वैदिक नीतिशास्त्र जो रहा है, कौटिल्य का जो नीतिशास्त्र रहा है, इसके साथ ही बौद्ध नीतिशास्त्र, जैन नीतिशास्त्र, हिंदू जो नीतिशास्त्र रहा है, 4 वर्ण की जो अवधारणा रही है, इसके साथ ही कर्मों को लेकर जो अवधारणा रही है, 4 पुरुषार्थ की जो अवधारणा रही है, तो हिंदू नीतिशास्त्र। और इसके अलावा आप ये देखेंगे समकालीन भारतीय चिंतन में जो विभिन्न विचारकों, दार्शनिकों के द्वारा जो योगदान दिए गए हैं, महात्मा गांधी, विवेकानंद, इसके साथ ही रविंद्रनाथ टैगोर, राधा कृष्णन,
ये सब जो विद्वान हैं, इन विद्वानों के द्वारा जो बातें कही गई, भगवत गीता का जो नीति शास्त्र है, ये सब कुछ आपको क्या है तैयार करना। ये इनकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अंडरस्टैंडिंग जब होगी तो आप कंट्रीब्यूशन को भी क्या है लिख पाएंगे। जो कंट्रीब्यूशन है उस कंट्रीब्यूशन को भी क्या है आप लिख पाएंगे। तो कंट्रीब्यूशन के बारे में भी क्या है आपको पता होना चाहिए। इसके साथ ही यहाँ पर एक लीगल अवेयरनेस, एक मिसिंग पॉइंट जो बच्चों में देखा जाता है कि एथिक्स की तैयारी आप कर रहे हैं तो आपकी लीगल अवेयरनेस भी ठीक ठाक होनी चाहिए। जैसे प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में लोक कर्तव्य की परिभाषा है, लोक सेवक की परिभाषा है। तो लोक कर्तव्य और लोक सेवक क्या है? इसके साथ ही प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में सम्यक जो है, असम्यक लाभ प्राप्त करने को भ्रष्टाचार के रूप में देखा गया है। तो आपको अगर लीगल अवेयरनेस नहीं होगी तो कुछ ऐसी अवधारणाएं हैं जिन अवधारणाओं को आप नैतिक स्तर पर भी समझा नहीं पाएंगे। इसलिए कुछ कानूनों की, और इसमें दो कानून तो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक सूचना का अधिकार कानून जो है, इसको कम से कम 3 बार पढ़ना है और ओरिजिनल एक्ट से पढ़ना है। इसके सारे इश्यूज क्या है पता होनी चाहिए। जो आरटीआई एक्ट है 2005, इसके सारे इश्यूज क्या है पता होने चाहिए। और आरटीआई एक्ट 2005 के अलावा यहां पर जो दूसरा जो इंपॉर्टेंट पहलू है, उस पहलू को भी आप देखें कि जैसे मैंने कहा प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1989, तो ये प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 भी आपको क्या है समझ में आना चाहिए। इसके साथ ही पास्को एक्ट है, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है। जो सोशल लेजिस्लेशन के जो लॉज हैं, वो सोशल लेजिस्लेशन के जो लॉज हैं, वो लॉज भी आपको पता होनी चाहिए। उनके बारे में भी आपकी जो समझ है, वो समझ क्या है ठीक ठीक क्या है होनी चाहिए। तो ये सारे जो टॉपिक्स हैं, इन टॉपिक्स को आप क्या है तैयार करेंगे। फिर समझ के अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है नीति शास्त्र की तैयारी को लेकर जो कही जाती है कि क्या आप में कनेक्ट करने की एबिलिटी है। जैसे कि क्या आप यहां पर सिद्धांत से या अवधारणा से, क्या आप कंसेप्ट से, जो कंसेप्ट है सिद्धांत या जो अवधारणा है, तो क्या आप सिद्धांत और अवधारणा से मामला अध्ययन तक जा सकते हैं? क्या आप यहां पर केस स्टडी तक जा सकते हैं? इसको अक्सर कक्षाओं में हम लोग कहते हैं कि क्या आप कंसेप्ट से केस तक जा सकते हैं। जैसे मैंने उदाहरण लिया कि मूल्यों के विकास में परिवार की भूमिका। यहां पर हम सोशलाइजेशन और इंटरलाइजेशन के कंसेप्ट की चर्चा क्या है कर रहे हैं, लेकिन सोशलाइजेशन और इंटरलाइजेशन के कंसेप्ट की चर्चा में हमने तुरंत जो है अपने पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम साहब से क्या है हमने इसे क्या है जोड़ दिया। तो अगर किसी विद्यार्थी में कंसेप्ट से केस तक जाने की क्षमता है और इसके साथ ही क्या है केस से जो कंसेप्ट की तरफ जाने की क्षमता है, तो वो दोनों में बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगा। और इसको जानबूझकर सीखना है। कंसेप्ट केस, सत्यनिष्ठा कंसेप्ट केस, सत्यनिष्ठा केस कंसेप्ट, ये आपको सीखना है। अगर आपने ये सीखना, जैसे ईमानदारी कंसेप्ट केस, एक उदाहरण छोटा सा 1-2 लाइन में पंक्ति में, ठीक है, इस तरह से। फिर इसी तरह से केस कंसेप्ट, तो कंसेप्ट टू केस एंड केस टू कंसेप्ट, ये इसके संदर्भ में क्या है चीजें बहुत ही क्या है इंपॉर्टेंट हैं। तो सिद्धांत से जो अवधारणा या सिद्धांत या अवधारणा से यहां पर जो मामला अध्ययन की तरफ जाना है और मामला अध्ययन से जो सिद्धांत या उसके तरफ अवधारणा की तरफ जाना है, इन दोनों के संदर्भ में जो चीजें हैं उन चीजों को क्या है आपको देखना बहुत आवश्यक है। ये विकास आपको करना पड़ेगा। जैसे हितों के टकराव का कंसेप्ट, कि एक पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, एक जन सूचना अधिकारी के पास एक ऐसा आरटीआई का एप्लीकेशन आता है
जिस आरटीआई के एप्लीकेशन के तहत अगर वो सूचना देने का फर्ज निभाते हैं तो वे खुद फंस जाएंगे, और अगर वे सूचना नहीं देते हैं तो जो उनकी ऑफिशियल ड्यूटीज हैं उन ड्यूटीज को पूरा नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर एक क्या है, एक इथिकल डायलेमा है कि करूं तो भी फंसता हूं, नहीं करता हूं तो भी फंसता हूं। इथिकल डायलेमा है। तो इथिकल डायलेमा का उदाहरण है, ये हितों के टकराव का भी उदाहरण है। अब यहां पर क्या है, ये उदाहरण एक कंसेप्ट से जुड़ा हुआ है। इथिकल डायलेमा एक समाज विकास अधिकारी के सामने एक ऐसी महिला पेंशन के लिए आती है जो पेंशन के लिए लाभार्थी निश्चित तौर पर प्रतीत हो रही है। उसकी बातचीत से, उसके द्वारा जो चीजें बताई जा रही हैं, उससे अधिकारी क्रॉस एग्जामिनेशन करके भी देखता है, समाज विकास कल्याण अधिकारी, तो ये पाता है कि जो माता जी आई हुई हैं वो बात ठीक कर रही हैं कि उनको पेंशन मिलना चाहिए, लेकिन उनके पास पेंशन के वैध कागजात नहीं है, इसलिए वो पेंशन नहीं प्राप्त कर पा रही हैं। अब आपका इथिकल डायलेमा ये है कि अगर नियमों को तोड़ते हुए माता जी को पेंशन देते हैं तो इससे इंसान के रूप में तो आप बहुत अच्छे सिद्ध हो जाएंगे, लेकिन एक अधिकारी के रूप में कमजोर होंगे, और अगर पेंशन नहीं देते हैं तो आपकी संवेदनशीलता के लिए ठीक नहीं है। तो इथिकल डायलेमा है। तो इस तरह के जो कंसेप्ट हैं या इन केसेस से जो कंसेप्ट निकलते हैं वो पता होने चाहिए, और कंसेप्ट का केस से क्या है रिलेशन क्या है पता होना चाहिए। इसके लिए कैसे आप करेंगे, लास्ट ईयर जितनी भी केस स्टडीज आई हैं उसमें आप एक लाइन में पहले अपने दिमाग में ये प्रश्न लाएंगे कि किस कंसेप्ट पर है ये, क्या ये सत्यनिष्ठा पर है, क्या ये सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी पर है, क्या ये वस्तुनिष्ठता का उल्लंघन है, इस बात को आप देखेंगे। और इसमें लास्ट जो इंपॉर्टेंट बात है वह बात यहां पर यह है कि आपको कुछ चीजों से बचना है, बच के रहना बाबा वाली बात है। क्या है, अवॉइड करना है। अवॉइड क्या करना है, एक तो नीति शास्त्र के जो भी बहुत सारे बुक्स को कंसल्ट करने से बचना है। जो किताबें बहुत ज्यादा सूचना देती हैं, इंफॉर्मेशन दे रही हैं, बहुत ज्यादा चीजों को डिस्क्राइब कर रही हैं, वर्णनात्मक हैं, बहुत ज्यादा पृष्ठों की हैं, बहुत ज्यादा आकार है, उन किताबों में नीतिशास्त्र की जो परामर्शात्मक जो प्रकृति है उस परामर्शात्मक प्रकृति को क्या करते हैं, उसको नकार दिया गया है। तो बहुत ज्यादा डिस्क्रिप्टिव सेंस में पढ़ाई नहीं करनी है। बहुत ज्यादा डिस्क्रिप्टिव जो सेंस है उस डिस्क्रिप्टिव सेंस में क्या है, आपको पढ़ाई क्या है नहीं करनी है। नंबर एक बात, जो डिस्क्राइब है वो डिस्क्रिप्टिव जो सेंस है उस सेंस में पढ़ाई नहीं करनी है। प्रिस्क्रिप्टिव सेंस में पढ़ना है, बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन लेकर भी, नॉलेज को बढ़ाकर भी आप इस पेपर में बहुत सफल नहीं हो पाएंगे। बाकी 3 पेपर से ये पेपर अलग है। दूसरी बात है कि जहां प्रतिष्ठित लोग गलत होते हैं वहां सही होना खतरनाक होता है। इस विषय को बहुत सारे लोगों ने गलत भी पढ़ा दिया, क्योंकि जब इथिक्स इंट्रोड्यूस हुआ तो जिनका सुपर स्पेशलिटी था नहीं था, उसके बजाय उन्होंने पढ़कर इसे पढ़ाने की कोशिश की, और कुछ चीजें उनसे जो बहुत माइक्रो लेवल पर थी वो छूट गई। जैसे कुछ बहुत ही नामी जो शिक्षक रहे हैं, बहुत प्रतिष्ठित शिक्षक रहे हैं, उन्होंने मोरलिटी और एथिक्स का एक डिफरेंस था, ईमानदारी सत्यनिष्ठा का जो अंतर था, इन सब अंतरों को मोटे तौर पर न केवल नेग्लेक्ट किया बल्कि पढ़ाने में भी ब्लंडर कर दिए। तो यहां पर यह भी बात है कि चीजें लॉजिकल होनी चाहिए। मैं यहां पर गलती तो किसी से भी हो सकती है, उसका तरीका क्या है कि अगर चीजें लॉजिकल नहीं हो रही हैं तो इसका मतलब कि कहीं ना कहीं या तो चीजों के लॉजिकल होने से ऊपर होने का कोई और आधार है। आप सीधे सीधे कह रहे हैं कि नहीं ये तो महात्मा बुद्ध ने कहा, इस बात को हमें स्वीकार करना पड़ेगा। इसलिए एक तो है कि महाजनों एन गतः सपंथा, इससे यहां पर बचना पड़ेगा कि केवल आप ये मान लें कि वही रास्ता है जिस पर पहले वाले लोग क्या है चल चुके हैं। पहले वाले लोगों के लिए एथिक्स में एक्सपेक्टेशंस कम थी, उन्होंने कैसे भी क्या है बना लिया। सौम्या पांडे ने अपने यूट्यूब के इसमें कहा कि रॉल्स पर क्वेश्चन आया था आईएएस में और रॉल्स को जानती तक नहीं थी, क्योंकि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड की थी, उन्होंने टॉप किया, उनकी एक कमी छिप गई। लेकिन ये एक अक्षम्य चीज है, और उनको जिसने भी एथिक्स पढ़ाया मैं ये कह सकता हूं कि उनकी एथिक्स की जानकारी पर ये बहुत बड़ा दाग है।
जिस भी मुझे नहीं पता है किस टीचर ने पढ़ाया, लेकिन एटलीस्ट उनको ये जानकारी तो होनी चाहिए थी। इसको तो जीएस के विद्यार्थी भी जानते हैं कि सामाजिक न्याय पर रॉल्स का कितना बड़ा सिद्धांत है। तो यहां पर एक है, लेक्सिकॉन जैसी किताबों में मोरलिटी और एथिक्स के बारे में जो डिस्टिंक्शन किया गया वो गलत था। कई शिक्षकों ने उसको बिना सोचे समझे, बिना उसके लॉजिकल वे में एब्सर्ड होने को जांचे ही बच्चों को पढ़ा दिया। तो इससे आपको बहुत ज्यादा क्या है, कंसल्ट करने की कोशिश के बजाय मैं तो ये कहूंगा कि नॉर्मेटिव इथिक्स की जो ठीक ठाक किताबें चलती हैं, जैसे वेद प्रकाश वर्मा सर की नीतिशास्त्र पर किताब चलती है, दिल्ली विश्वविद्यालय से लेकर भारत के तमाम विश्वविद्यालयों में मानकीय नीतिशास्त्र की एक मानक पुस्तक है। उस मानक पुस्तक को आप लें, सेकेंड ARC के ओरिजिनल टेक्स्ट को आप देखें, वहां से आपको एक सही अप्रोच मिलेगा। और इसके साथ ही टॉपिक के अकॉर्डिंग जो NCERT से जो चीजें मिल रही हैं, जैसे साइकोलॉजी के NCERT से जो चीजें मिल रही हैं, वहां से आप पढ़ें। तो सोर्स की एथेंटिसिटी बहुत जरूरी है। और जैसा मैंने कहा कि नंबर आ जाता है, आ गया है लोगों को, लेकिन पहले की अपेक्षाएं, पहले पेपर भी अपेक्षाकृत आसान था। हाल के वर्षों में जैसे पिछले 2 साल में IAS का पेपर और UP PCS में भी जो पेपर है उसका स्टैंडर्ड हमेशा क्या है, अपग्रेड होता हुआ दिख रहा है। तो इसलिए यहां पर ये जो है कि जो भी रास्ता है, जो भी टॉपर है गलत रास्ता भी बता रहा है, या कोई प्रतिष्ठित संस्था है कुछ भी बता दे रही है, आप उसको फॉलो कर रहे हैं। यहां पर इथिक्स के इसलिए विपरीत होगा क्योंकि इथिक्स में पीटर सिंगर ने कहा है कि विवेकशीलता या तार्किकता जो होती है वह इथिक्स का एक इसेंस होती है। तो तार्किकता या विवेकशीलता के पैमाने पर अगर कोई चीज खरी नहीं उतर रही है तो वैसी स्थिति में उसको स्वीकार न करें और भेड़ चाल का हिस्सा बनने से बचें। अपने भीतर कुछ सोच समझ का विकास करें। बहुत कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जहां पर बहुत सारी जानकारी होने के बाद ही आप अच्छा आंसर राइटिंग कर पाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन यह है कि आप जो भी जाने वो क्या है, डिस्टिंक्ट क्लियर जाने और व्यवहारिकता से उसे जोड़ने की जो आपकी जो क्षमता है वह क्षमता क्या है, होनी चाहिए। तो अगर इन दोनों वीडियोस को, दोनों क्लासेस को आप उसमें बताई गई बातों को फॉलो करेंगे तो निश्चित रूप से आपको एथिक्स की तैयारी में इस वर्ष ही नहीं, आगे की सभी परीक्षाओं में भी आपको हेल्प मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।